हेलो एवरीवन। मेरा नाम आदित्यनाथ शर्मा है और रिसेंटली मेरा सिलेक्शन यूपी जुडिशरी में हुआ है। हालांकि इससे पहले मेरा चयन यूपी एपीओ में भी हो चुका है और इन दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। इस पूरी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं अपनी बेसिक बैकग्राउंड्स के बारे में बात करूं तो मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले का रहने वाला हूं, जहां से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और उसके बाद मैंने बीए अपनी गोरखपुर विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया। बीई के बाद मैंने अपने लॉ की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से वर्ष 2021 में पूरा की और उसके बाद से ही मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि मैंने सिर्फ वही एग्ज़ाम दिए जो लॉ से रिलेटेड थे। मैंने कभी किसी और एग्ज़ाम में कोई अटेम्प्ट नहीं दिया। इस पूरी जर्नी में हम सभी को एक चीज़ परेशान करती है, माध्यम। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, मेरा मीडियम क्लास 10th तक हिंदी था और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में की है और इसलिए दोनों ही लैंग्वेजेस पे मेरा अच्छा कमांड है। इस पूरी जर्नी में मैंने कभी कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं किया। मैंने सेल्फ स्टडी की, अपने नोट्स बनाए, मेंस राइटिंग की और आज मैं आपके सामने हूँ। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारा ये जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेजेस का है, प्री, फिर हम मेंस क्वालिफाई करते हैं और लास्ट में इंटरव्यू के बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है। तो मैंने अपनी ये पढ़ाई स्टार्ट कैसे की, क्या सोर्सेज थे? तो जब मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में था तभी से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी जुडिशरी के पर्पज़ से। पी वाई क्यूज़ क्या हैं, चीज़ें कैसे होती हैं, मेंस में क्या लिखना होता है, ये सब मैंने समझने की कोशिश की। अब इन सब में जो मेरा पहला सोर्स था वो था मेरा सिलेबस। मैंने पहले सिलेबस देखे, स्टेट फाइंड किए कि मुझे किस किस स्टेट की जुडिशरी वाले एग्ज़ाम देने हैं, उनका सिलेबस देखा और फिर मैंने पी वाई क्यूज़ लिए, पी वाई क्यू प्री और मेंस दोनों लिया और मैंने प्रैक्टिस की, नोट्स बनाए। अगर मैं इस स्ट्रक्चरिंग की बात करूँ, प्रोसेस, ये जर्नी कैसे थी, तो हम सभी प्री के लिए बेयर एक्ट्स पढ़ते हैं। मैंने सिलेबस, पी वाई क्यू और बेयर एक्ट इन पे ही रिलाई किया। पी वाई क्यू का पर्पज़ क्या है, पी वाई क्यू हमें क्यों देखना चाहिए, क्यों समझने की ज़रूरत है? देखिए, हर स्टेट की डिमांड अलग होती है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको पी वाई क्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैंने पी वाई क्यूज़ रेफर किए। अब पी वाई क्यूज़ के बाद मैंने बेयर एक्ट्स का कवर टू कवर रीडिंग किया। मैंने 4-5 रीडिंग कवर टू कवर किया। अब बेयर एक्ट्स को कैसे पढ़ना है, आप यहाँ पे इंडेक्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि यूपी बिहार में कई सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अगर आपने इस बार का यूपी लॉ का पेपर देखा होगा प्री का, तो आपको ये आइडिया लगा होगा इंडेक्स कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे इस जर्नी में। मैंने इलस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे से किए, मैंने सारे इलस्ट्रेशंस किए, चाहे वो आईपीसी के हों, एविडेंस के हों या फिर कोई भी हो। अब एक एडिशनल चीज़ मैंने क्या की, अगर मैं पी वाई क्यू लगा रहा हूँ या फिर एम सी क्यू लगा रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन मुझे बार बार भूल रहा है, रिवीजन के बाद भी भूल रहा है, तो वो मैं एक कॉपी पे लिखता जाता था। इससे एक मेरा नोटबुक तैयार हो गया था जिसमें वही सारी चीज़ें थी जो मुझे भूल रही हैं। अब एक प्री का अलग पोर्शन होता है, वो है केस लॉज। यूपी बिहार में अच्छा वेटेज होता है। यूपी में आपसे लीडिंग, रीसेंट सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मैंने इनके लिए भी एक डायरी बनाई जहाँ पे रीसेंट और लीडिंग केस लॉज दोनों होते हैं। इन दोनों को मैंने मेंशन किया। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी केस लॉज और प्री के पर्पज से। अब इनको यूटिलाइज कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, हम सभी को पता है कि हमें बेयर एक्ट पढ़ना है पी वाई क्यू का, लेकिन कब चीज़ें कैसे पढ़नी है इस पे भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई जब स्टार्ट की जुडिशरी के लिए, तब मैंने सेपरेट पढ़ाई नहीं की कि मैं पहले प्री पढ़ूंगा फिर नोटिफिकेशन आने के बाद मैं मेंस के लिए पढ़ूंगा। मैंने दोनों पढ़ाइयाँ साथ की। पी वाई क्यूज़ के बाद जब मैं उनको लिखता था, अपने नोट्स बनाता था, तो मुझे पी वाई क्यू मैंने देखे हुए थे। मुझे पता होता था कि इस टॉपिक में क्या क्या रेलिवेंट है और कहाँ कहाँ पे मुझे एम्फेसिस करने की ज़रूरत है। अब जब हमारा नोटिफिकेशन आता है, 1 महीना एग्ज़ाम मेरा बचा था, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि मैं हाफ डे 3 या 4 घंटे बेयर एक्ट्स ही पढ़ता था, फिर एमसीक्यू लगाता था और इवनिंग के टाइम पे मैं जीएस पेपर पे शिफ्ट होता था। तो मैं जीएस के लिए भी वही किया। मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं मैंने अपने बीए के टाइम पे और पी वाई क्यूज़ देखे।
करंट अफेयर पे अच्छा कमांड किया। करंट अफेयर के लिए मैंने ई दृष्टि का जो बुक आता है वो पढ़ा था, जो घटना चक्र वाली बुक आती है, और एनसीईआरटीज़ के नोट्स थे, प्लस मैंने लूसेंट का हिंदी वाला वर्जन पढ़ा क्योंकि वहाँ पे मुझे फैक्ट्स ज़्यादा मिले। और मैंने जीकेए जो घटना चक्र की जनरल नॉलेज की बुक आती है वो भी रेफर की सेलेक्टेड टॉपिक के लिए। तो यहाँ से मैंने अपना प्री का जीएस और लॉ तैयार किया। अब बात आती है मेंस की। मेंस के लिए अगेन आपको पीवाईक्यू आप प्लीज़ देखिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, पीवाईक्यू समझने की कोशिश कीजिए कि पीवाईक्यू में आपसे पूछा क्या जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। क्योंकि जो डिमांड है वो यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा हर स्टेट की अलग होती है। तो प्लीज़ आप पीवाईक्यूज रेफर कीजिए। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कॉलेज के ही टाइम पे, मैंने मेंस के पीवाईक्यूज देखे थे। पहले मैंने मेंस से ही स्टार्ट किया, सारे पीवाईक्यूज देखे और उसकी ही अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बनाए। अब इसका बेनिफिट कैसे होता है समझिए। आप कॉलेज में हैं 3 ईयर 5 ईयर में, अगर आप 3 ईयर हैं तो आप प्लीज़ सेकेंड ईयर से अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फिर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। कॉलेज के बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। और अगर आप 5 ईयर में हैं तो मुझे लगता है थर्ड ईयर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके पास 2 साल होंगे और आप कॉलेज को भी इंजॉय करेंगे, अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करते रहेंगे। फिर लास्ट में अगर कोई वैकेंसी आपको कॉलेज से बाहर आते हैं होती है तो आप उसमें आराम से अपीयर हो सकते हैं। तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैंने बिहार, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, इनके पीवाईक्यूज लगाए, मैंने उनको लिखे। अब स्टार्टिंग में एक बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर होता है टाइम मैनेजमेंट का, तो मैंने स्टार्टिंग में टाइम मैनेजमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैं सिर्फ लिखना स्टार्ट किया। एक बार जब आप लिखने वाले फ्लो में आते हैं तो आपको एक कंसेप्ट क्लियरिटी होती है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मेन बॉडी कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपने कॉलेज में भी कंप्लीट कर ली हैं। अब कॉलेज से बाहर आते हैं तो मतलब आपका एक बेसिक फाउंडेशन पूरा है। हालांकि कई लोग कॉलेज के बाद भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, तो उसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। अब जैसे यूपी का नोटिफिकेशन आ गया, प्री क्वालिफाई हो गया मैं, उसके बाद मैंने अपनी मेंस की राइटिंग यूपी के पर्पज से की। मैंने पहले पीवाईक्यूज तो सारे लगा रखे हैं, यूपी, बिहार, ये सब कुछ मेरी राइटिंग कंप्लीट थी। अब स्पेशली हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मेंस के लिए। अब हमारी ये पूरा डिस्कशन अब मेंस पे शिफ्ट होता है। मेंस के लिए सबसे बड़ा पहला डाउट मुझे भी था, मुझे लगता है ज़्यादा लोगों को होता है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो प्लीज़ पीवाईक्यू से आपको आइडिया है, आप वो करिए। मेंस के जब आप नोट्स बनाइए तो आई वुड सजेस्ट कि आप टॉपिक वाइज बनाइए। एक टॉपिक आपने लिया, उसको अच्छे से कीजिए। लेट्स से अगर आपने आईपीसी में थेफ्ट पढ़ा, मर्डर पढ़ा, किडनैपिंग या अबडक्शन पढ़ा, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। पहले रीडिंग कीजिए, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। केस लॉज पढ़िए, फिर आप अपने नोट्स में A4 साइज का पेज अगर आप यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि यूपी में आपको एक्चुअल एग्जाम में A4 साइज ही मिलता है और ब्लैंक होता है पेज पूरा, कहीं पे कोई लाइनिंग नहीं होती है और चारों साइड से मार्जिन होता है। मुझे लग रहा है कि 1-1 इंच का मार्जिन हर साइड से होता है। तो आप एक अपने नोट्स में छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। मैं भी बताऊंगा इसका बेनिफिट क्या है। इंट्रोडक्शन भी अपने नोट्स में लिखिए, टॉपिक के अकॉर्डिंग। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, जो भी सेक्शन के इसेंशियल हैं उनको साइड में लिख लीजिए आप, एक और दूसरे साइड में आप केस लॉज को लिख लीजिए और फिर लास्ट में एक कंक्लूजन भी लिखिए। अब देखिए लिखना क्या है केस लॉज में, मेन बॉडी में आपने इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट लिखा, इंट्रोडक्शन में आप सेक्शन का नंबर लिख सकते हैं, बेसिक मीनिंग लिख सकते हैं और आप छोटे छोटे लाइन में आप कीवर्ड के फॉर्म में मेन बॉडी में चीज़ें लिख लीजिए, इसके इसेंशियल्स क्या हैं। केस लॉज की बात आती है तो आप नाम लिखिए, ईयर लिखिए, ऑथर का भी नाम मेंशन कीजिए और 2 या 3 4 जो भी है उस लाइन में आप रेशियो लिखिए, केस का जो क्रक्स है वो लिखिए और लास्ट में हर टॉपिक का एक कंक्लूजन आपके पास पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। अब इसका बेनिफिट आपको मेंस में रिवीजन के टाइम आता है। आपने नोट्स बनाए हैं, मैंने नोट्स बनाए थे, नोट्स के शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। शॉर्ट नोट्स में यही सारी चीज़ें मेंशन थी, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट, कंक्लूजन, कीवर्ड और केस लॉज। कोई भी एक टॉपिक मेरा जो शॉर्ट नोट था वो A4 जो सीट होती है उसके एक नेक्स्ट और आगे और पीछे इन दोनों में ही कंप्लीट हो गया था। मैक्स टू मैक्स 2 पेजेस गए थे, तो इतने में आपका एक शॉर्ट नोट तैयार होता है। अब इसका बेनिफिट ये है कि एग्जाम से पहले आप उसको रिवाइज करते हैं। आपका अगर एक मोटा सा रजिस्टर है तो आप उसको नहीं रिवाइज कर सकते हैं,
यूपी का जो सब्सटेंटिव लॉ का पेपर है उसमें आई थिंक 11 या 12 सब्जेक्ट होते हैं, तो आप इनको एक साथ रिवाइज नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है। तो ये बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट मैंने बताया, मैंने आपसे कहा था कि इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट, कंक्लूजन, ये चीज़ें आपने पहले से लिखी हैं, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, एग्जाम में वो चीज़ें आपके पास सामने आएंगी। आपने ये चीज़ें पहले से पढ़ा है, क्लियर है, आप वहाँ पे आराम से लिख लेंगे, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हमें 3 घंटे में ही कंप्लीट करना होता है एक्चुअल एग्जाम में। तो चीज़ें जितनी अच्छे से प्रिपेयर होंगी आपका काम उतना आसान होगा। तो ये हो गया बेसिक नोट और शॉर्ट नोट्स का। अब राइटिंग, राइटिंग कैसे करनी है, राइटिंग कब से करनी है ये हमने डिस्कस कर लिया है कि एटलीस्ट आप जब कॉलेज में हैं तभी से आप पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और प्री मेंस के बीच में आप भी कर सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं। मैंने ऐसे किया है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही हो, आपको किसी और से भी बात करके उनका ओपिनियन जो आपको सूटेबल लगे, मैं बस अपने व्यूज आपके सामने रख रहा हूँ। तो अब मेंस के लिए मैंने क्या किया था, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी थी। इंट्रोडक्शन में मैंने रेंज लिखा, सेक्शन का रेंज क्या है, ये सेक्शन कहाँ से कहाँ दिया है, और लिटरल मीनिंग बड़ा कम, बहुत ही कम शब्दों में मैंने लिखा कि इसका मीनिंग क्या है। ये मेरा इंट्रोडक्शन होता था। और मैंने फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए मैंने एक सेपरेट हेडिंग दी कि ऑब्जेक्ट क्या है इस लॉ का, ये लॉ आया क्यों, ये मैंने मेंशन किया। अब यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आज जंप करता हूँ बॉडी पार्ट पे। बॉडी पार्ट पे मैंने पैराग्राफ चेंज किया और वहाँ पे मैंने सेक्शन को लिखा, जो भी नंबर है मैंने पूरी मीनिंग लिखी। उसको फिर इसेंशियल्स में डिवाइड किया, जो भी इसेंशियल है उनको मैंने पॉइंटर में डिवाइड करके लिखा। केस लॉज जो भी मुझे पता है वो लिखा। केस लॉज को मैंने भी अभी बताया आपसे कि आप ईयर लिखिए, ऑथर का नाम लिखते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आप सिर्फ केस लॉज का नाम लिख के आगे बढ़ सकते हैं। और उसका रेशियो लिखा। और लास्ट में मैंने अपने आंसर को कंक्लूड किया। थ्योरी बेस्ड जो भी क्वेश्चन मुझे मिले, मैंने उन सब में कंक्लूजन मेंशन किए ही हैं। एक दो क्वेश्चन आते हैं जैसे प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं या फिर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप वहाँ पे कंक्लूजन नहीं लिख सकते हैं और आपके पास उतना स्पेस भी नहीं होता है। तो वहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ पे भी लिखना ज़रूरी है। अब कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? पहली चीज़ जो आपको करनी है, कंक्लूजन में आप कभी भी इंट्रोडक्शन को रिपीट नहीं करेंगे। हम ये गलतियाँ करते हैं, मैंने भी की हैं स्टार्टिंग में जब मैं BYQ सॉल्व करता था। तो ये चीज़ें क्लियर कैसे होंगी जब आपने मल्टीपल रीडिंग की है नोट्स का, केस लॉज, अपने बुक का, तो आपको क्लियर होगा, एक अलग व्यू भी आपके पास बनेगा। कंक्लूजन में हम अपनी ओपिनियन भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी थियोरेटिकल क्वेश्चन पे। अब दूसरा प्रॉब्लम होता है कि एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे सामने आता है। अब इसमें हमारा मेथड क्या होना चाहिए? तो इसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन टाइप में ही लिखिए कि द गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद दिस टॉपिक और दिस सेक्शन। फिर आप हेडिंग दीजिए ईशू, कि जो भी फैक्ट्स हैं इसमें ईशू क्या है, आप इसी ईशू को फाइंड आउट कीजिए और वो लिखिए। अब फिर आ जाइए आप एक हेडिंग देखिए एप्लीकेशन ऑफ लॉ। आप लॉ को हमेशा फैक्ट के साथ अप्लाई कीजिए। लॉ जो भी आपका है उसको फैक्ट के साथ अप्लाई कीजिए। अब ये हम कैसे करेंगे कि आप ये लिख सकते हैं इन द गिवन फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट्स, ये सारे फ्रेज आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेक्शन का यूज कीजिए। और अगर आपको केस लॉस पता है तो प्लीज उसको सपोर्ट कीजिए, अपने आंसर को केस लॉ से सपोर्ट कीजिए। तो एक ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो गया। आपने इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा बता दिया, इशूज भी फ्रेम कर लिए, लॉ को भी अप्लाई कर दिया। अब चौथा हेडिंग आपका बनेगा डिसीजन, कि आपने लॉ तो अप्लाई किया, अब आपका डिसीजन क्या है आप उसको वहां पे लिखिए। तो मुझे लग रहा है ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है और ये कंप्लीट आंसर आपका यहाँ पे तैयार होता है। तीसरा जो तरीका टाइप का क्वेश्चन होता है वो ये है कि आपसे डिफरेंस पूछे जाते हैं। लेट से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है, किडनैपिंग अबडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट आप कीजिए कि इनके बारे में आप 3-4 लाइन में बता दीजिए। और फिर आप टेबुलर फॉर्म जरूर यूज़ कीजिए। एक साइड में आपने इन्वेस्टिगेशन लिखा, दूसरे में इंक्वायरी लिखा, और सबको आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये चीज़ें एग्जामिनर के लिए भी काफ़ी क्लियर रहेंगी और आपके लिए भी। तो ये हो गया लॉ पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब बारी आती है जीएस और लैंग्वेज, क्योंकि यूपी में जीएस का भी सेम वेटेज है और लैंग्वेज का भी बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। तो जीएस के लिए मैंने अगेन मैंने जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीट किए थे। मैंने द इंडियन एक्सप्रेस हमेशा से फॉलो किया है,
तो करेंट अफेयर से मैं वहाँ से भी अप टू डेट रहता था। और जीएस के क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। अगर आप एपीओ का पेपर देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे मिलते हैं, जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होता है, जो स्टार्टिंग का होता है, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो स्टार्टिंग वाले, जैसे अभी रसिया यूक्रेन का था। तो इन सब चीज़ों में आपको क्या ध्यान देना है कि आपका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आपका जो बॉडी पार्ट है वहाँ पे आप मल्टी डायमेंशनल व्यू रखिए। अब ये चीज़ें क्या हैं, मतलब कि आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, इन सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रख के अपना ये सारे आंसर अटेम्प्ट कीजिए। ज़रूरत पड़ने पे आप ग्राफ भी बना सकते हैं। मुझे याद है ये एपीओ के पेपर में लास्ट के किसी एक क्वेश्चन में मैंने इंडिया का छोटा सा मैप भी बनाया था, जहाँ पे बाढ़ वगैरह वाला क्वेश्चन था। तो मैंने वो एक छोटा सा मैप भी बनाया था, शायद ये नॉर्थ इंडिया के बारे में वो क्वेश्चन था। तो ये आप कर सकते हैं, ये वैल्यू एडिशन है, यहीं से आपके मार्क्स बढ़ने हैं। बाकी जो जे हो या एपीओ, यहाँ पे आपको जो बुक्स के नाम आते हैं, फुल फॉर्म आते हैं, तो ये आप पीवाईक्यूज पढ़ लीजिए। घटना चक्र और लूसेंट के लास्ट में ये सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, वहाँ से कर लीजिए। और प्लीज़ आप मॉक लगाइए। अब मॉक का बेनिफिट मैं आपको बताऊं। मॉक से क्या होगा कि पहली चीज़, आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा। 3 घंटे में चीज़ें लिखनी कैसे हैं, क्या लिखनी है, वो प्रेशर में जब आप काम करेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा कि हमें इतने ही समय में करना है। और आपने पहले से प्रैक्टिस किया तो एक्चुअल एग्जाम में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आप बड़े अच्छे से अपना पेपर लिख के आएंगे। तो मॉक लिखिए और उसको कहीं ना कहीं से इवेल्युएट कराइए, चाहे वो आपकी कोचिंग हो, आपके सीनियर्स हों। मैंने अपने सीनियर्स से चेक कराई, और मैंने अपने कॉम्पियर्स को खुद भी देखता था, लिखने के बाद मैं भी देखता था इसमें गलतियाँ क्या हैं। तो ये प्रोसेस जो 1 साल का लगभग का प्रोसेस होता है, इसमें आपने इतनी बार चीज़ें लिखी होती हैं कि आप हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अब लास्ट चीज़ आती है वो एस्से, जो लैंग्वेज वाले पेपर में आता है। एस्से के लिए मैंने स्टार्ट में डिस्कस अभी आपसे किया था कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़े हैं। अब वहाँ पे जब आप ओपिनियन, एक्सप्लेन, एडिटोरियल, ये तीनों पेज पढ़ते हैं किसी भी पेपर में, तो आपको एक कंसेप्ट क्लियरिटी आती है कि करंट में चीज़ें कैसे चल रही हैं। आज 22 सितंबर है, जहाँ पे मैं ये आपके सामने इंटरेक्शन कर रहा हूँ। इस समय जो करंट में एक इशू चल रहा है, विमेन रिजर्वेशन का जो बिल वाला इशू चल रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है पिछले 4-5 दिन से रोज नए नए आर्टिकल्स आ रहे हैं। आपने अगर एक दो भी अच्छे से पढ़े हैं, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि विमेन एम्पावरमेंट पे लिखिए, तो आप एक इतना बहुत ही अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं आपके पास, आपने कई सारे कोटेशन पढ़े हैं, वो सब कुछ मेंशन करके, करंट से रिलेट करके, डेटा का भी यूज़ करिए आप, कहाँ कितना रेशियो है, चाहे जुडिशरी में, चाहे पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, अदर फील्ड में, टीचिंग, डिफेंस, जो भी है। डिफेंस में भी काफ़ी ये न्यूज़ में रहा था वेमेन को लेके। तो आप इसको मेंशन करके एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब ऐसे कैसे स्टार्ट करें? ऐसे स्टार्ट करने के लिए आप स्टोरी बना के भी कर सकते हैं, लेकिन स्टोरी छोटी होनी चाहिए। आप कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए आपने जो भी कोटेशन यूज किया है, और जब आप कोटेशन के बाद ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें मैच करें, कॉन्ट्राडिक्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप एक बड़ा अच्छा सा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। और बीच की जो चीज़ें हैं वहाँ पे आप फैक्ट्स फिगर लिख के अपने ऐसे को और अच्छा बना सकते हैं कोटेशन यूज करके। और प्लीज़ करंट की एग्जांपल जरूर लिखिए। तो ये मुझे लग रहा है ओवरऑल मैंने बहुत अच्छे से अपने अकॉर्डिंग डिस्कस किया है कि मेंस की चीज़ें कैसे होंगी, नोट्स कैसे बनेंगे, और लास्ट में आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए भी आप मॉक दीजिए, और कुछ भी अलग से बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेंस में बहुत कुछ पढ़ा है। बी कॉन्फिडेंट, बी श्योर एंड बी हम्बल। तो आप जो हैं वही बनिए, हम्बल बनिए, बोर्ड के सामने अच्छे से जाइए। जो एटिकेट्स होते हैं उस पर थोड़ा सा काम कीजिए, उठना बैठना कैसे है, उनके सामने एक्सप्रेशन कैसे होनी चाहिए। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको बड़ा ही पोलाइटली होकर सॉरी कहना है, उनको घुमाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि वो हम सबसे काफ़ी सीनियर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस है उनके पास। तो आप सॉरी बोल के इस क्वेश्चन को आप टाल सकते हैं, तो इससे बोर्ड को भी बुरा नहीं लगेगा और आपका भी कोई लॉस नहीं होगा। एक चीज़ और, कई बार हमें डाउट होता है, क्वेश्चन पे डाउट होता है ये होगा या फिर दूसरा आंसर होगा। तो आप ऐसे कंडीशन में बोर्ड से परमिशन ले सकते हैं। परमिशन लेने के बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो आई थिंक ये बेस्ट स्ट्रेटजी होगी इंटरव्यू के लिए। तो थैंक यू।
आप सब ने इतना सुना मुझे, मैंने अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर किया। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में डाउट अपने शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा वहाँ से भी एडजस्ट करने के लिए। थैंक यू एंड हैप्पी